हमने पहले टॉपिक में पढ़ा कैसे साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना हुई। अब हमने दूसरा उसी अध्याय के दूसरा बिंदु है, सोवियत संघ का विखंडन कैसे हुआ। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसने 70 वर्षों तक विश्व व्यवस्था में अपना वजूद बनाए रखा, या कह सकते हैं कि दूसरी दुनिया का नेतृत्व किया, अचानक वो शासन प्रणाली का विखंडन कैसे हुआ। कुछ कारण नजर आए जिनके आधार पर कह सकते हैं कि सोवियत शासन प्रणाली विखंडन की कगार पर आ गई, यानी जिसका कह सकते हैं परिणाम निकले 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ शासन प्रणाली का विखंडन हो गया। पर इससे पहले कारणों की शुरुआत होती है 1979 को, और जो 1988 तक चला, यानी अफगान कह सकते हैं अफगानिस्तान में सोवियत सेना का प्रवेश होना। ऐसी दो चीजों के पाने के लिए प्रवेश किया, एक तो गर्म कुएं के झरने, दूसरा टर्की और ईरान पर लगने वाली सीमा। इन दोनों चीजों का सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में रखी और अपना खूब सारा धन और अर्थव्यवस्था का काफी बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान के निर्माण कार्य में लगा। परिणाम कुछ भी नहीं लगा। एक तरह की कह सकते हैं कि इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और जनेवा समझौते के तहत 1988 में इन्होंने अपनी सेना वापस अफगानिस्तान से बुला ली। इसके बाद कुछ लोगों विचारकों का विद्वानों का मानना है कि सोवियत शासन प्रणाली की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो रही थी कि अपनी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाई, यानी कह सकते हैं कि खाद्यान्न समस्या आने पड़ी। यहाँ तक कुछ विचारों का मानना था कि सोवियत संघ को अब खाद्यान्नों का आयात करना पड़ गया था, लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी और धन का एक बड़ा हिस्सा सैनिक व्यवस्था, परमाणु व्यवस्था पर खर्च हो रहा था। यहाँ तक भी कह सकते हैं, कुछ मानते हैं जो जिस सोवियत संघ का निर्माण किया गया था उसमें 15 देशों का समूह था और अनेक छोटे छोटे देश जो पिछलंगू थे उनका विकास का निर्माण का खर्चे का बोझ भी सोवियत संघ पर था। और अचानक इतना बोझ बढ़ने के कारण, यानी कह सकते हैं पिछलंगू देशों का खर्चे के कारण भी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। पर इसी बीच में पश्चिमी देशों की जनता जो निरंतर तरक्की कर रही थी या आजादी या मुक्त व्यापार की तरफ बढ़ रही थी, तो यहाँ भी सोवियत संघ की जनता को भी लगा कि पश्चिमी देश आगे बढ़ रहे हैं और हम भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं साम्यवादी शासन प्रणाली के खेमे पर पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा था। और इसकी शुरुआत हुई 1988 को लिथुआनिया में एक बड़ा आंदोलन चला साम्यवादी शासन प्रणाली के खिलाफ। और ये आंदोलन बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे एस्तोनिया और लाटविया, जिसे कहते हैं बाल्टिक समूह, बाल्टिक देशों में 3 आते हैं, एस्तोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, तीनों में बढ़ गया 1988 वाली आंदोलन। और 1989 को, या कह सकते हैं 90 के दशक में, लिथुआनिया पहला देश था जिसने साम्यवादी या सोवियत संघ से अपने आप को अलग करने की घोषणा की। इसके बाद एस्तोनिया और लाटविया, इन तीनों देशों ने, यानी लिथुआनिया, एस्तोनिया और लाटविया 2004 में राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए और उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के समूह के सदस्य भी बन गए। इसी बीच 1985 में गोर्बाचोव को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया और इन्होंने सोवियत शासन प्रणाली को पुनः अपनी व्यवस्था में शामिल करना, या ये कह सकते हैं कि पुनः उसको उसी स्थान पर लाने के लिए 2 योजना, एक चलाई ग्लासनोता, दूसरे पेरिस्ट्रोइक। ग्लासनोता का मतलब होता है खुलापन, यानी अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दो, यानी मुक्त द्वार खोल दो, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी को हमारे देश में आने दो, इसे कहते हैं ग्लासनोता। और पेरिस्ट्रोइक का मतलब होता है पुनर्निर्माण, जो चीज हमारे देश में उन्हीं को निर्माण करना, अन्य देशों को वजन नहीं देना। परंतु दोनों योजनाएं इसकी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप 1989 को बारसा समूह, जो 1955 में इन्होंने घोषणा कर दी कि जो बारसा समूह के सदस्य है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, वो चाहे तो साम्यवादी शासन प्रणाली अपनाए या पूंजीपति, यानी वो देश अपना भविष्य स्वयं तय कर सकते हैं। इसके बाद 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का ढहना, यानी कह सकते हैं जिस दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था वो 9 नवंबर 1989 को ढह चुकी, और जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हुआ 1990 में। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विखंडन हो गया और उसका स्थान ले लिया रूस ने। रूस का प्रथम राष्ट्रपति बना येल्त्सिन। अब माना जाता है कि 2 ध्रुवीय व्यवस्था के अंत होने के बाद विश्व पर क्या परिणाम निकले, ये परिणाम धीरे, कुछ विचारों का मानते हैं कि ध्रुवीय व्यवस्था के अंत होने के बाद क्या हुआ, कह सकते हैं एक ध्रुवीय हो गया विश्व,
यानी सोवियत संघ शासन प्रणाली का अंत होने से एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हुई। दूसरी, विचारधारा का अंत, यानी हमने दो विचारधारा पर, एक पूंजीपति विचारधारा, एक साम्यवादी विचारधारा। जैसे ही सोवियत संघ का विखंडन हुआ तो विचारधारा का अंत हो, इसलिए कहा गया कि विचारधारा का, और ये इस कहने वाला विचारक था डेनियल वेल। एक और विचारक था फुकुयामा। इस फुकुयामा ने कहा इतिहास का अंत, यानी अब सिर्फ पूंजीवाद का इतिहास बना, साम्यवादी इतिहास खत्म हुआ, इसलिए कह दिया गया इतिहास का अंत। अब विश्व का एक ध्रुवीय होना, पूंजीपति अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना, विश्व में दो बड़ी संस्थाओं का निर्माण करना, विश्व बैंक और IMF, जिनके आधार पर अर्थव्यवस्था का और बढ़ना। यहाँ तक कि कह सकते अब एक और परिणाम निकला, अब संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य सोवियत संघ ने, और उसकी जिम्मेदारी किसने ले ली? रूस ने ले ली। यानी उसका उत्तराधिकारी बनाया गया, उत्तराधिकारी रूस को, और रूस को इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य में शामिल किया वीटो पावर के साथ ही ये भी कहा गया कि सोवियत संघ जब निर्माण था उस समय जो अंतरराष्ट्रीय संधि करार थे उनकी सारी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अब रूस निभाएगा। ये इतिहास के अंत होने पर या सोवियत संघ के विखंडन के बाद एक परिणाम निकला। इसके बाद एक नया टॉपिक सामने आया हमारे जुड़ के, शॉक थेरेपी। क्या नाम है? शॉक थेरेपी। शॉक कुछ भी नहीं है, आघात देकर उपचार करना। यानी पहले किसी देश को चोट पहुंचा देना, या कह सकते हैं कि पहले किसी देश को हमने पूर्ण रूप से लूट लिया, फिर जा रहे हैं कि हम वापस आपका निर्माण करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। क्योंकि पूंजीपति व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो खंडों में बटा, एक सोवियत संघ, एक पूंजीपति। जैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ तो अनेक छोटे छोटे देश जो बाल्टी समुद्र, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तो ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था चरमरा थी, इनको अपना विकास करने के लिए क्या चाहिए था? धन। इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से खराब हो चुकी थी, लोकतांत्रिक स्वरूप खराब हो चुकी। ऐसे समय में विश्व बैंक और IMF ने इन देशों को एक नई तकनीकी दी। इन्होंने कहा कि अगर हमारी शर्तों पे लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाते हो या जिन शर्तों का पालन, हम आपको धन दे देंगे पुनर्निर्माण के लिए। और इन्होंने अपनी शर्तों, इनकी शर्तें क्या थी कि आपको निजीकरण को बढ़ावा देना होगा, राज्य नियंत्रण कम करना होगा अर्थव्यवस्था पे, जहाँ सामूहिक खेती हो रही थी उसको निजीकरण में बदलना होगा, निजी फार्म की स्थापना करनी होगी, मुक्त अर्थव्यवस्था होगी, धन का या मुद्रा का परिवर्तन स्वरूप अपनाना पड़ेगा, आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थान देना होगा। ऐसी व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए कहा गया शॉक थेरेपी। और ये वो व्यवस्था है जो राज्य के सोवियत संघ के विखंडन के बाद, एक तरह का ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपने वर्चस्व को स्थापना करने के लिए शॉक थेरेपी का, और इसी शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ जिसका उत्तराधिकारी था रूस, उसने 2001 यानी इतिहास के 10 वर्ष बाद पुनः अपनी अर्थव्यवस्था पे काबू किया। पर ये भी काबिल तारीफ है कि 10 वर्ष बाद रूस पुनः अपना विकास कर चुका। थैंक यू। सोवियत संघ के विखंडन होने के बाद एक आंतरिक गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया उन क्षेत्रों में, जैसे कहते हैं संघर्ष और तनाव, जैसे इसमें कह सकते हैं चेचन्या और दागिस्तान, ऐसे क्षेत्र थे जिनमें अलगाववादियों ने अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा की। और इसी परिणाम स्वरूप रूस ने इन चेचन्याओं को अलगाववादियों अपनाने के लिए एक तरह की गैरकारी हरकतें की, गैरकारी कह सकते हैं गैर मानवकारी हरकतें की, यानी कि इन पे अंधाधुंध बमबारी की जो गैर मानव। ये ऐसी घटनाएं घटती घटती कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, सब जॉर्जिया, सभी क्षेत्रों में बढ़ने, एक तरह कह सकते हैं कि गृह युद्ध थे। और गृह युद्धों में मदद कौन कर रहे थे? पूंजीपति देश। एक तरह की कह सकते हैं कि अब अनेक देश स्वतंत्र होने की कगार पर जा रहे थे और ये अपने आप को पूंजीपति की ओर अग्रसर कर रहे थे। पर इसी व्यवस्था से संघर्ष और तनाव के बीच में एक और चीज ध्यान रखने की बात है, क्या इस बीच भारत और रूस के संबंध कैसे थे? हम कह सकते हैं कि आर्थिक संबंध में कह सकते हैं कि बोकारो
भिलाई और विशाखापट्टनम जैसे क्षेत्रों में सोवियत संघ ने हमारे इस्पात कारखाने की स्थापना की। सांस्कृतिक क्षेत्र में फिल्मों का आदान प्रदान किया, रंगमंच पर कार्य की। सैनिक क्षेत्र में 1971 की मैत्री संधि, 1971 के युद्ध में सोवियत संघ द्वारा भारतीय सेना भेजना, यानी एक तरह की मदद करना। दूसरी, राजनीतिक रूप से हमेशा भारत का मित्र रहा है। सामाजिक पंचवर्षीय योजनाओं में भारत, नेहरू जी ने जब सोवियत संघ की यात्रा की तो पंचवर्षीय योजना लेके आया, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी क्या था, प्रारंभ में समाजवादी था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो आज भी हमारा रूस शुरू से ही मित्र था और आज भी संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य बनने में रूस सबसे ज्यादा मदद करता है भारत की। या ये कह सकते हैं कि रूस पूर्ण रूप से चाहता है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। ठीक है, धन्यवाद।